एक सी रैंक मिशन, एक नए दिन के साथ ग्रुप 9 को एक नया मिशन मिल गया था और वो सब उसे ही पूरा करने जा रहे थे। अर्जुन थोड़ा नाराज होते हुए खुद से कहता है, यह मास्टर ने कैसा मिशन दे दिया हम सबको, उनकी स्पिरिट को जाकर नहलाए। ये कोई मिशन हुआ? अब मेरे जैसा योद्धा ये सब करेगा? अर्जुन की बात सुन समीर कहता है, अगर हमें ऐसा मिशन मिला तो पूरा तो करना होगा। दूसरी तरफ साक्षी मोहन की आसपास घूमते हुए कहती है, मोहन, आज मिशन पूरा करने के बाद कहीं घूमने चले। साक्षी की बात सुन मोहन बिना देखे ही कहता है, साक्षी, मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे काफी काम है और मुझे वो लड्डे डाकिया कतई पसंद नहीं है जो काम के दौरान फालतू चीजें सोचती है। मोहन की यह बात सुन साक्षी को एक झटका लगता है। परेशान होते हुए खुद से कहती है, कहीं मैं मोहन को ज्यादा इरिटेट तो नहीं कर रही। लेकिन तभी अर्जुन साक्षी के पास जाता है और कहता है, साक्षी, अगर तुम कहो तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ घूमने। अर्जुन की बात सुन साक्षी कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो। कहीं घूमने जाना, वो भी तुम्हारे साथ कभी नहीं। और फिर साक्षी आगे मोहन के पास चले गई थी। कुछ देर में टीम 9 ने अपना मिशन पूरा कर लिया था। वो वहां से जा ही रहे थे कि तभी वहां सिद्धार्थ आता है। सिद्धार्थ को देख अवंतिका कहती है, मास्टर आप यहाँ? अवंतिका की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, हाँ, मैं यहाँ। और मैं तुम सब के लिए एक नया मिशन लेकर आया हूँ। और ये मिशन सी रैंक मिशन है। सी रैंक मिशन सुनते ही वो पांचों एक साथ खड़े हो गए थे। पांचों मिशन जानने के लिए बेताब था। वो सब जानते थे कि वो एक डी रैंक मिशन कर चुके थे, जो कि काफी खतरनाक साबित हुआ था। और ये तो सी रैंक मिशन है, इसमें खतरा ज्यादा होगा। सिद्धार्थ आगे कहता है, तुम सबका मिशन है कि माया नगरी में एक आदमी को प्रोटेक्शन देना। सिद्धार्थ की बात सुन साक्षी कहती है, लेकिन मास्टर, ये आदमी कौन है और हमें उसे प्रोटेक्शन क्यों देनी है? और वैसे भी वो आदमी माया नगरी का है, तो क्या वहां के योद्धा उसकी रक्षा नहीं कर सकते? साक्षी की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, वेल, तुम्हें जिस आदमी की प्रोटेक्शन करनी है वो एक अमीर बिजनेसमैन है, जो कि अपने कुछ कीमती सामान लेकर एक दूसरे शहर जा रहा है और उसे डर है कि लुटेरे उस पर हमला कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने महेश को पैसे देकर मदद मांगी है। और रही बात कि माया नगरी के पास अपना कोई योद्धा है या नहीं, तो मैं बता दूं, माया नगरी बेशक एक अलग राज्य है, लेकिन वो हमेशा से महेश का ही हिस्सा रहा है। माया नगरी में ज्यादातर लोग बिजनेसमैन या अन्य तरह कर कामों की तरफ ध्यान देते हैं, जिस कारण उनके पास कोई भी योद्धा नहीं है। अगर वहां का कोई भी इंसान अगर योद्धा बनना चाहता है तो वो किसी और राज्य में चले जाता है। सिद्धार्थ की पूरी बात सुन अर्जुन कहता है, तो ठीक है मास्टर, मैं इस मिशन के लिए तैयार हूं। तो बताइए मास्टर, हम कब यहां से निकलें? अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं तुम सबके साथ नहीं जा रहा। तुम्हें यह मिशन खुद ही पूरा करना होगा। सिद्धार्थ की यह बात सुन पांचों हैरानी होते हुए कहते हैं, क्या? लेकिन मास्टर, आप क्यों नहीं जा रहे? उन सब की बात का जवाब देते हुए सिद्धार्थ कहता है, वो क्या है ना, शहर पर दुश्मनों के हमले के बाद शहर का काफी नुकसान हो गया है। ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है और इसी वजह से हमारे चीफ बाहर के राज्य के ज्यादा मिशन को ले रहे हैं। ऐसे में हमने अपने कई योद्धा उस हमले में खो दिए हैं। ऐसे में हमें बचे हुए योद्धा के साथ ही मिशन करने पर डीडीएच रहे हैं। तो इसलिए मुझे किसी और मिशन में भेजा जा रहा है। तो तुम सबको यह मिशन अकेले ही करना होगा। तो सब अच्छे से करना और अपना ख्याल रखना। इसके बाद सिद्धार्थ अवंतिका को एक पैकेट देता है और कहता है, इसमें इस बिजनेसमैन का नाम पता वगैरह है। और ये कहकर वो वहां से चले जाता है। सिद्धार्थ के जाते ही अवंतिका उस पैकेट को खोलती है। उसके अंदर उस बिजनेसमैन की फोटो, नाम पता था। अर्जुन उस आदमी की फोटो को देखते हुए कहता है, तो अब हमें इस मुश्त की बचाना है। इसका पेट तो देखो, मुझे नहीं लगता हमें इसे बचाने की जरूरत है। ये तो अपने दुश्मन खा ही जाएगा। अर्जुन की बात सुन साक्षी उसके सिर पर एक पंच मारती है और कहती है, अर्जुन, यह हमारा क्लाइंट है, तो हमें इनसे अच्छे से पेश आना होगा। और हमें जिम्मेदारी मिली है, तो अब हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ डरेगी। तभी मोहन कहता है, अगर तुम सबकी बातें खत्म हुई तो अब मेरी सुन लो। सब जल्दी से जाकर अपना बैग पैक करो और 1 घंटे में वापस यहाँ आओ। 1 घंटे बाद ग्रुप 9 वापस वहां आ गया था।
जहां मोहन ने कहा था। और फिर मोहन सबकी तरफ देखते हुए कहता है, तो सब आ चुके हैं, तो हम सब यहां से जा रहे हैं। और मोहन की बात सुन वो सब वहां से चले जाते हैं। तेजी से वो सब माया नगरी की तरफ परत जाते हैं। करीब 3 घंटे बाद वो सब महेश की सीमा के बाहर आ गए थे। मोहन सामने पहाड़दाग से नीचे देखते हुए कहता है, लो हम पहुंच गए माया नगरी। अब बस उस बिजनेसमैन के घर पहुंचकर उसे सही सलामत वहां पहुंचना है, यहां उसने जाना है, और फिर मिशन खत्म। मोहन कहता है, तो खाइस जल्दी चलो। और फिर वो उस पहाड़दा से नीचे उतर माया नगरी शहर में चले जाते हैं। आसपास की दुकानों को देखते हुए अर्जुन कहता है, शहर में आते ही कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हर तरफ मिठाइयों की खुशबू। वहीं समीर आसपास देखते हुए कहता है, यहाँ तो कई सारी ब्लैकस्मिथ की दुकान भी है, यहाँ तो काफी हथियार भी मिलते होंगे, और वो भी सस्ते। मैं एक जरूर लूंगा। वहीं साक्षी कहती है, वैसे यहाँ कई सारी ज्वेलरी शॉप भी है, मैं तो एक नेकलेस खरीदना चाहती हूँ। वहीं उन सब की बातें सुन मोहन कहता है, हमें पहले जो काम मिला है वो कर ले, फिर तुम जो मर्जी कर लेना। ऐसे ही आसपास देखते हुए वो सब उस बिजनेसमैन के घर आ गए थे। वो दरवाजा खटखटाते हैं, और तभी एक मोटा आदमी दरवाजा खोलता है, और उस आदमी को देख मोहन कहता है, अच्छा तो आप ही हैं वो बिजनेसमैन जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। मोहन की बात सुन वो आदमी कहता है, जी मैं ही वो महान बिजनेसमैन कोमल। क्या आप सब लोग महेश से आए हैं? अर्जुन ने जैसे ही कोमल नाम सुना था तभी वो कहता है, देखकर तो कोमल नहीं बल्कि बैंगन लग रहा है। और इतना कहते ही वो हंसने ही वाला था कि तभी उसकी नजर साक्षी पर जाती है, जो उसे गुस्से से भयानक चेहरा बनाकर उसे ही घूर रही थी। अर्जुन अपनी हंसी रोक एक अंदर घूंट भरता है और एक गहरी सांस लेकर शांति से खड़े हो जाता है। और फिर मोहन उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, जी हम ही हैं वो योद्धा। वो बिजनेसमैन कहता है, लेकिन तुम सब तो बच्चे हो। उस आदमी की बात सुन मोहन कहता है, लेकिन आप हम सब पर भरोसा कर सकते हो। मोहन की बात सुन बिजनेसमैन कहता है, तो ठीक है तुम सब अंदर आकर आराम कर लो, और फिर हम सब थोड़ी देर में यहां से निकलते हैं। उस आदमी की बात सुन वो पांचों अंदर चले जाते हैं। असली सच ग्रुप 9 एक रूम में बैठी हुई थी। तभी वहां वो बिजनेसमैन आता है। बिजनेसमैन को देखते हुए मोहन उससे कहता है, वैसे सर हमें आपकी प्रोटेक्शन करनी क्यों है? मेरा मतलब आपके पास ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है कि आप पर हमला हो सकता है? आखिरकार हमें पता होना चाहिए कि हमें किसे बचाना है। मोहन की बात सुन वो बिजनेसमैन कहता है, रुको मैं तुम्हें अभी वो दिखता जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चले जाता है। कुछ देर बाद वो उस कमरे में वापस आता है। उस आदमी ने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था। वो आदमी उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स को उन सबको दिखाते हुए कहता है, यह है वो चीज जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है। अर्जुन और बाकी सब उस बॉक्स माई देखते हैं। उस बॉक्स माई एक रॉक पड़ी ही हुई थी। उस रॉक को देखते हुए अर्जुन कहता है, इस मामूली सी रॉक की वजह से आपको लगता है कि आप पर हमला होगा? अर्जुन की बात सुन वो आदमी गुस्से में कहता है, तुम्हें यह मामूली रॉक लगती है? उस आदमी को गुस्सा करता देख अवंतिका कहती है, सॉरी सर, ये अर्जुन ऐसे कुछ भी कहता है, लेकिन आप हमें बताइए कि इस रॉक में क्या खास है। वो हम लोग रॉक के बारे में ज्यादा नहीं जानते। अवंतिका की बात सुन वो आदमी कहता है, ये रॉक कोई मामूली रॉक नहीं है, ये रॉक शूटिंग स्टार का एक टुकड़ा है, और इस रॉक में काफी ताकत है। इसकी शक्ति तुम्हें काफी पावरफुल बना सकती है। ऐसे में मेरे को इस रॉक को ले जाकर मैजिशियन कोर्ट में पहुंचना है, जो कि रत्नाकर नगर राज्य में है। उस आदमी की बात सुन अवंतिका कहती है, अच्छा तो आपको लगता है कि कुछ छोटे मोटे लुटेरे इस रॉक को हथियाने की कोशिश करेगा, इसलिए आपने हमें बुलाया है? अवंतिका की बात सुन वो आदमी सिर झुकाए, हाँ मैं सिर हिला देता है। उस आदमी को ऐसा करता देख मोहन को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो उस आदमी के सामने जाता है और कहता है, क्या कोई बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? मोहन की बात सुन वो आदमी घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं कोई बात नहीं छुपा रहा। उस आदमी का जवाब सुनकर भी मोहन ने कुछ नहीं कहा था, बस उस आदमी को ही देख रहा था। खुद को ऐसा देखता पाकर वो आदमी कहता है, हाँ मैं तुमसे एक बात छुपाई थी, लेकिन मुझे लगता है मैं इसे और नहीं छुपा पाऊंगा। मोहन उस आदमी से कहता है, और वो बात क्या है? मोहन की बात का जवाब देते हुए वो आदमी
एक कागज मोहन को दे देता है। मोहन उस कागज को लेकर पढ़ता है और कहता है, हमें इस मिशन को कैंसिल करना होगा। मोहन की बात सुन समीर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? आखिर हमें बताओ हुआ क्या? समीर की बात सुन मोहन कहता है, यह मिशन एक सी रैंक मिशन नहीं बल्कि बी रैंक मिशन है। इसका मतलब तुम समझते हो कि इस मिशन में काफी ज्यादा खतरा होने वाला है। इतना ज्यादा कि हम सब चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। इसमें हमारा सामना कई सारे योद्धा से होने वाला है और हम ऐसे किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हैं। हमें पता चला कि हमें इन्हें कुछ छोटे लुटेरों से बचाना है, लेकिन असलियत यह है कि इस टॉक के पीछे लैंड ओएनएफ वाटर देश के राज्य लेक सिटी के एक खतरनाक गद्दारों का ग्रुप है, जो कि बहुत खतरनाक है। और इन्होंने हमसे यह बात छुपाई कि यह एक बी रैंक मिशन है। मोहन की बात सुन टीम 9 के बाकी मेंबर्स काफी हैरान थे। उन्हें पता नहीं था कि यह सब इतना खतरनाक होने वाला है। और फिर मोहन उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप मुझे इसका कारण बताएंगे? मोहन की बात सुन वो आदमी अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने महेश में गलत बताया था कि यह एक से रैंक मिशन होने वाला है। लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास बी रैंक या ए रैंक के मिशन के लिए पैसे नहीं थे। मैंने अपने सारे पैसे इस रॉक को ढूंढने और इसे हासिल करने में खर्च दिए थे। ये रॉक काफी महंगी थी। प्लीज तुम सब मिशन के लिए मना मत करो। जैसे ही रॉक देकर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें बाकी पैसे दे दूंगा। उस आदमी की बात सुन मोहन कहता है, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है खतरे की। हम 5 किसी भी हाल में एक बहुत बड़े और ताकतवर योद्धाओं से लड़ी डसने कर काबिल नहीं है। ऐसे में इस मिशन को आगे जारी नहीं कर सकते। अब हम सब वापस जा रहे हैं। मोहन की बात सुन अर्जुन कहता है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन की बात सुन मोहन कहता है, थे तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? अर्जुन अपनी बात पर अड्डे हुए कहता है, हाँ, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हम सब मिशन साइट पर रखा, बस इनकी मदद नहीं कर सकते। तुम सब खुद सोचो, ये बस एक मजबूरी की वजह से ऐसा कर नहीं पाए। और वैसे भी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ तो हमें और मिशन नहीं दिए जाएंगे। और अगर हमने यह मिशन पूरा कर दिया तो हमें आगे से ऐसे और मिशन आना शुरू हो जाएंगे। वो आगे कहता है, मोहन, तुम खुद सोचो कि अगर यह कोई अपना होता तो तुम इन्हें ऐसे छोड़ देते? अर्जुन की यह बात सुन वहां से बाहर जाते मोहन के पैर अपनी जगह पर रुक जाते हैं। उसके कानों में अर्जुन की कहीं बातें चल रही थी। अगले ही पल वो पीछे मुद्दते हुए कहता है, हम इस मिशन को पूरा करेंगे। मोहन को अपना प्लान बदलते देख सब हैरान थे। तभी वो आदमी खुश होते हुए कहता है, थैंक्स तुम सबका इस मिशन को जारी रखने के लिए। उस आदमी की बात सुन मोहन कहता है, ये सब बातें ना करते हुए आप यहां से चलने की तैयारी कीजिए। मोहन की यह बात सुन वो आदमी उस रॉक को दोबारा बॉक्स में बंद करता है और कुछ ही देर में वो सब वहां से रत्नाकर नगर की तरफ चल पड़े डटेजते हैं। रास्ते में चलते हुए साक्षी मन ही मन खुद से कहती है, ये मोहन ने उस बेवकूफ अर्जुन की बात क्यों मानी? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ अर्जुन मोहन के पास जाता है और उससे कहता है, मोहन, क्या वापस महेश जाकर मुझसे एक मुकाबला करोगे? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैंने कितना स्ट्रांग हो गया। तुम्हें तो मैं पल भर मैं हरा दूंगा। अर्जुन की बात सुन मोहन कहता है, क्यों नहीं, तेरे जैसे लूजर को मैं जरूर हराना चाहूंगा। मोहन की बात सुन अर्जुन कहता है, लूजर किसे बोला? तुम हो लूजर। अर्जुन की बात सुन मोहन अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहता है, ये तो हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि हम में से कौन स्ट्रांग है। यह कहकर मोहन एक पंच बनाकर अर्जुन को दिखाता है। और मोहन को ऐसा करता देख अर्जुन को वो दिन याद आ गया था, जैब मोहन के साथ लड़ाते हुए उसने एक पंच उसे मारा था। और वो याद आते ही अर्जुन अपनी मुट्ठियां बिंचते हुए कहता है, वो पुरानी बात थी, मैं अब तुमसे नहीं हारूंगा। तुम भूलो मत, उस दिन मैंने तुम्हें उस फॉक्स स्पिरिट से भी बचाया था। तुम तो डर से लगभग मर ही चुके थे। ये कहते हुए अर्जुन तेजी से आगे चला जाता है। अर्जुन की बात सुन मोहन अपनी मुट्ठियां बिंचता है और मन ही मन खुद से कहता है, अर्जुन, मैं तुम्हें खुद से आगे नहीं जाने दूंगा। और फिर तेजी से चलते हुए अर्जुन से आगे निकलता है। दूसरी तरफ अर्जुन भी मन ही मन खुद से कहता है, मैं तुमसे स्ट्रांग बन के ही रहूंगा मोहन। लुटेरों का हमला
मोहन और अर्जुन आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी मोहन को कुछ एहसास होता है। वो सामने देखता है। सामने उससे थोड़ा आगे एक स्मोक बॉम्ब आकर गिरा था। उस स्मोक बॉम्ब को देख मोहन कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां एक धुआं उठता है और वो सब उस धुएं में फंस जाते हैं। उस धुएं को देख समीर खांसते हुए कहता है, यह धुआं कहाँ से आया? समीर की बात सुन मोहन कहता है, जल्दी यहां से बाहर निकलो, हम पर हमला हुआ है। मोहन की बात सुन वो सभी उस धुएं से बाहर आ जाते हैं। सबके आते ही मोहन देखते हुए कहता है, यह क्या? अर्जुन यहाँ नहीं है? मोहन की बात सुन सब यहां वहां देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं अर्जुन नहीं दिखता। मोहन की बात सुन वो बिजनेसमैन कहता है, मैं जानता हूं अर्जुन कहाँ है। उस आदमी की बात सुन मोहन उससे पूछते हुए कहता है, तो बताओ कहाँ है अर्जुन? वो आदमी जवाब देते हुए कहता है, जब हम उस धुएं में फंसे हुए थे उस समय अर्जुन मेरे पास ही खड़ी रहा था। तभी वो लुटेरे मेरी तरफ आ गए, लेकिन तभी अर्जुन ने खुद को मुझ में ट्रांसफॉर्म किया और मुझे धुएं से बाहर धकेल दिया और उसे वो लुटेरे ले गए। उस आदमी की बात सुन मोहन कहता है, इसका मतलब अब इस समय उन लुटेरों के साथ है। वो आपको समझकर उसे ले गए और जब उन्हें पता चलेगा कि वो आप नहीं हो तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें जल्दी जाकर उसे बचाना होगा। मोहन उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम में से कोई जानता है कि वो सब किस तरफ गए? मोहन की बात सुन साक्षी कहती है, हाँ मैंने एक को देखा था, वो वहां लेफ्ट साइड से जंगल में गया था। साक्षी सहारा करते हुए कहती है। साक्षी की बात सुन मोहन कहता है, तो ठीक है, मैं और समीर अंदर अर्जुन को ढूंढने जा रहे हैं और तुम और अवंतिका इन्हें लाकर यहां से रत्नाकर नगर की तरफ जाओ। मैं और समीर तुम्हें वहीं। मोहन की बात सुन साक्षी मुंह बनाते हुए कहती है, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। लेकिन मोहन साक्षी की बात का जवाब नहीं देता और समीर से कहता है, समीर जल्दी चलो। मोहन को जाता देख साक्षी कहती है, अपना ख्याल रखना मोहन, और फिर अवंतिका के साथ वहां से आगे जाने लगती है। मोहन की बात सुन समीर मोहन के साथ जंगल में चले जाता है। वो दोनों तेजी से उन लुटेरों का पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ वो लूटरे अर्जुन को बांधकर पीठ पर लादे हुए थे। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये इस आदमी को पकड़ना कितना आसान था। इसने अपनी रक्षा के लिए बस कुछ बच्चे हायर किए थे। अब बस जल्दी से इससे वो शूटिंग स्टार रॉक ले लेते हैं। वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, मुझे लगता है तुम सब ने गलत आदमी को पकड़ी डड्डी लिया है। इतना कहते ही अर्जुन दोबारा अपने असली फॉर्म में आता है और उस रस्सी से छूट जमीन पर खड़े होता है। अर्जुन को देख वो सभी आदमी रुकते हैं और अर्जुन को हैरानी से देखते हुए कहते हैं, क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन स्किल? उन सब की बात सुन अर्जुन हंसते हुए कहता है, हाँ सही पहचाना, एक ट्रांसफॉर्मेशन स्किल, और तुम सब इसमें फंस चुके हो। अर्जुन की बात सुन उन सब आदमियों में से एक आदमी कहता है, उम्मीद नहीं होता कि हम एक बक्के के जल में फंस गए। तभी एक दूसरा आदमी अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चे ध्यान से देखो, फंसे हम नहीं बल्कि तुम हो। उस आदमी की बात सुन अर्जुन अपने आसपास देखता है और पाता है कि वो इस समय करीब 10 लोगों के बीच घिरा हुआ था। खुद को घिरा पाकर अर्जुन खुद से ही कहता है, लगता है गलत जगह आकर फंस गया। अब यहां से बचकर जाना तो नामुमकिन है, और ये सब काम से कम जूनियर मैजिशियन रैंक के तो होंगे ही। तो ऐसे में इन सब से एक साथ लड्डे टेना नामुमकिन है। लेकिन अब लड्डे टेना तो पड्डे ठेगा ही। इतना सोचते ही अर्जुन लड्डे टेने के लिए तैयार होकर खड़े हो जाता है। अर्जुन को लड्डे टेने के लिए तैयार देख उन सब में से एक आदमी कहता है, बच्चे की हिम्मत देखो, पता है कि हमसे नहीं जीत पाएगा, लेकिन लड्डे टेने को तैयार खड़ा है। ये एक साइकिन है और हम सीनियर मैजिशियन, लेकिन फिर भी हमसे लड़ेचने को तैयार खड़े हैं। लेकिन अगले ही पल उस आदमी की आवाज और हाव भाव बदल गए थे। वो सीरियस होते हुए कहता है, लेकिन मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले ही पल अपने दो साथियों को उस पर हमला करने का इशारा करता है। इशारा पाकर दो आदमी तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ते हैं। दो आदमी को एक साथ वार करता देख अर्जुन थोड़ा घबरा गया था, लेकिन तभी उन दोनों आदमियों को एक एक लात आकर लगती है और वो दोनों दूर पीछे जा गिरते हैं। अगले ही पल अर्जुन के सामने समीर और मोहन आकर खड़े थे। उन दोनों को देख अर्जुन कहता है, मोहन, समीर, तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हो तुम दोनों। अर्जुन की बात सुन मोहन कहता है, हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं, तो बातें बाद में कर लेंगे।
पहले हमारे साथ आकर इन सब का सामना करो। मोहन की बात सुन अर्जुन भी आगे आता है और फिर लड्डे ढिलने के लिए तैयार हो जाता है। उन तीनों को देख एक आदमी कहता है, तुम तीन भी हमें नहीं रोक पाओगे। इतना कहते ही वो सभी उन तीनों पर वार कर देते हैं। मोहन अर्जुन और समीर की तरफ देखते हुए कहता है, हम इन्हें नहीं हरा सकते, लेकिन किसी तरह इन्हें तब तक रोके रखना होगा जब तक अवंतिका और साक्षी उस आदमी के साथ रॉक को रत्नाकर नगर ना पहुंच जाए। मोहन की बात सुन वो दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। उनके वार को देख तीनों के साथ एक जैसा हैंड साइन बनाते हैं और अपने चक्र पर ध्यान कर अपना हाथ चमड़े पर मारते हैं। तभी वहां एक जोर का भूकंप आता है और काफी आगे तक की जमीन फट जाती है। वो लुटेरे किसी तरह खुद को बचाते हैं और फिर एक साथ वार करते हैं। वाटर वेव एक साथ 10 लहरें उठती हैं और तेजी से तीनों की तरफ बराती है। वो तीनों अपने चौथे चक्र पर ध्यान कर एक हैंड साइन बनाते हैं और अगले ही पल हवा में उछलते हुए कहते हैं, हाई जंप। इसी के साथ वो तीनों उस लहर के ऊपर से कूद गए थे। लेकिन अभी वो हवा में थे कि तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है, हुर्रिकेन। ये आवाज सुन वो तीनों सामने देखते हैं। सामने से एक तेज बद्दा और तेज हुर्रिकेन आता है और उन सबको पीछे दूर फेंकता है। वो तीनों पीछे एक पेडडीडी से टकराते हैं। वो तीनों इतनी जोर से टकराए थे कि उनके टकराने से वो पेडडीडा टूट गया था और वो उससे पीछे जा गिरे थे। समीर टकराने के साथ ही बेहोश हो गया था, लेकिन मोहन खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस मीन नाकाम हो जाता है। अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाता है और कहता है, मेरी टांग की हड्डी टूट चुकी है, मैं खड़े नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ अर्जुन काफी मुश्किल से अपने घुटनों पर आ गया था। तभी उसे खून की उल्टी होती है और वो खांसने लगता है, लेकिन खड़े होने की कोशिश करता हुआ वो गुस्से में कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे हार मानना नहीं आता। अगले ही पल अर्जुन खड़े होता है और सामने देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की सजा देने वाला हूं। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल अर्जुन के पेंडेंट मय से एक तेज लाल रोशनी निकलती है। अगले ही पल अर्जुन की आंखें भी लाल रंग में चमकने लगी थीं। ये सब देखते हुए वो सब लुटेरे हैरानी से कहते हैं, ये सब क्या है? इसे वॉर से कुछ हुआ क्यों नहीं? इसे देख को लग रहा कि इस पर वार का कोई असर नहीं हुआ। और ये इसके आसपास रेडोरा कैसा? और फिर अपने बाकी साथियों की तरफ देखते हुए कहता है, सब एक साथ उस पर वार करो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। उस आदमी की बात सुन वो सभी दोबारा हुरिकेन से वॉर करते हैं और वो सभी वार तेजी से अर्जुन की तरफ आने लगते हैं। आदित्य में यादें, अभिमन्यु हॉस्पिटल में अपने बेड से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मायूसी थी। वो खुद से ही कहता है, मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए अभी ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। इस तरह से तो मैं कभी आदित्य से ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनूंगा और ना ही कभी अपने परिवार का बदला ले पाऊंगा। नहीं, मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता। इन सब ख्यालों ने अभिमन्यु के अंदर ऊर्जा ला दी थी। वो अपने बिस्तर से उठ खड़े होता है और फिर एक्साइटमेंट में खुद से कहता है, मैं एक दिन काफी स्ट्रांग बनूंगा और उसकी तैयारी मुझे अभी से करनी होगी। यह कहकर वो हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर कूद वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ एक नर्स तेजी से भागते हुए हाल की तरफ आती है और सिद्धार्थ से कहती है, अभिमन्यु अपने रूम में ही नहीं है, वो कहीं भाग गया। नर्स की बात सुन सिद्धार्थ बड्डे ही शांति से अपना पीठ दीवार से टकाए कहता है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो जरूर जहां से भाग कर कहीं ट्रेनिंग कर रहा होगा और वैसे भी उसे हम ज्यादा देर रोक भी नहीं सकते थे। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं उसे देख लूंगा। यह कह के सिद्धार्थ अपनी पीठ दीवार से खिसकाता है और आराम से वहां से बाहर चले जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था। वो अनाहत चक्र के फर्स्ट स्टेज का हैंड साइन बनाता है और अपने चक्र पर ध्यान कर अपने दोनों हाथ अगर बढ़ाता है। तभी वहां रखा तेज हुर्रिकेन आता है। उस हुर्रिकेन को देखते हुए अभिमन्यु खुद से कहता है, ये क्या फालतू सा हुर्रिकेन है। मैं वैसा हुर्रिकेन क्यों नहीं बना पा रहा जो मैं कल उन लुटेरों का सफाया करते समय बनाया था। वो तो काफी तेज और ताकतवर था। इसी सोच के साथ अभिमन्यु दोबारा अपने स्किल की प्रैक्टिस में लग जाता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ पास के पेट टीएच पर लेटकर एक किताब पीएच रहा था। वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभिमन्यु?
सिद्धार्थ की बात सुन अभिमन्यु पेडेज के ऊपर देखता है और उसे वहां सिद्धार्थ नजर आता है। सिद्धार्थ को देख अभिमन्यु उससे कहता है, मास्टर, मैं ट्रेनिंग कर रहा था, वैसे आप कब से यहाँ हैं? अभिमन्यु की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, मैं तो बस अभी यहाँ आया हूँ। वैसे अभिमन्यु, तुम्हारा हुर्रिकेन स्किल काफी बढ़िया हो गई है, तुम इसका इस्तेमाल उम्मीद से अच्छा कर पा रहे हो। सिद्धार्थ की बात सुन अभिमन्यु कहता है, मास्टर, अभी यह उतना स्ट्रांग नहीं था। वैसे मास्टर, आपको कुछ ऐसी टेक्निक पता है जिससे किसी इंसान की किसी स्किल की शक्ति 10 गुना बढ़ा जाए? अभिमन्यु की बात सुन सिद्धार्थ नामे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं जानता। सिद्धार्थ का जवाब सुन अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, मैं उन दुश्मनों की बात पर ज्यादा ही यकीन कर लिया था। मुझे लगा था कि वो सच कह रहे होंगे कि आप अमरगिरी और कई राज्यों में से सबसे समझदार और चालक योद्धा हैं। लेकिन आपको देख ऐसा तो नहीं लगता। मुझे मुझे तो आप एकदम बेवकूफ और लल्लू लगते हो। अभिमन्यु की बात सुन सिद्धार्थ अजीब सा मुंह अभिमन्यु को देखता है। अगले ही पल पेडियज से नीचे उतर और वहां से जाते हुए कहता है, मेरा काम हो गया, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। तुम्हें जो सोचना है या कहना है कहते रहो। तुम्हें सुनने वाले यहाँ कई पेड डच है। यह कहकर अगले ही पल सिद्धार्थ वहां जंगल में कहीं ओझल हो जाता है। सिद्धार्थ को ओझल होता देख अभिमन्यु कहता है, मास्टर, सिद्धार्थ तो काफी फास्ट है, लेकिन मुझे यह सब ना सोच अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। वैसे भी मास्टर ने मेरा काफी समय बर्बाद कर दिया है। इन सब के बाद अभिमन्यु दोबारा अपनी हुर्रिकेन स्किल की ट्रेनिंग माय लग जाता है। 12 घंटे बाद आदित्य रूम माय बेड पर लेटा हुआ था। वो अपने रूम की छत को देख कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक मायूसी थी, जो ये बताने के लिए काफी थी कि वो जो सोच रहा है वो उसे काफी दर्द दे रही है। वो कुछ सोचते हुए कहता है, आज उस हादसे को हुए करीब 6 साल हो गए। उस दिन के बाद से सब बदल गया। माँ, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। ये कहते हुए आदित्य की आंख से आंसू बहकर उसके तकिए पर जा गिरता है। आदित्य आगे कहता है, यही दर्द मुझे और ताकतवर बनने की प्रेरणा देता है। मैं आज तक बस इसलिए जी रहा हूं ताकि मैं उससे आप सबकी मौत का बदला ले सकूं। और ये कहते हुए आदित्य की आंख लग गई थी। दूसरी तरफ 2 आदमी अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी छींकता है और उसे छींकता देख दूसरा आदमी कहता है, लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है। लेकिन अगले ही पल वो आदमी अपनी बात को गलत करते हुए दोबारा कहता है, ओह, मैंने गलत कह दिया। तुम्हें कौन याद करेगा, क्योंकि तुम्हें याद करने के लिए कोई बचा ही नहीं। तुमने तो सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि अपने पूरी बिरादरी को खत्म कर दिया था। दूसरे आदमी की बात सुन वो पहला आदमी कहता है, लगता है तुम खुद से प्यार नहीं करते, इसलिए अपनी मौत को बुला रहे हो। उस आदमी की बात सुन वो दूसरा आदमी कहता है, मतलब तुम अभी तक खुद को उसके लिए माफ नहीं कर पाए। वो जख्म अभी भी तुम्हें दर्द देते हैं ना, विराट? तभी चलते हुए वो दोनों एक स्ट्रीट लैंप नीचे पहुंचते हैं और तभी उस आदमी का चेहरा नजर आता है। हालांकि उस आदमी ने एक ब्लेजर पहना हुआ था जिसका लंबे कॉलर उसके चेहरे को ढक रहे थे। बस उसकी बात सी तेज लाल आंखें नजर आती है। जरेनिया काफी स्थिर थी। लंबे बाल जो दोनों आंखों के बगल से नीचे आ रहे थे। तभी वो अपने चेहरे के आगे से ब्लेजर को हटाता है और उसका बिना किसी रिएक्शन का चेहरा साफ नजर आने लगा था। उस लड़के की उम्र यही कहीं 19-20 ही रही होगी। उस हैंडसम चेहरे जिस पर कोई रिएक्शन नहीं था, जो कि उसके कोल्ड हार्टेड होने को दर्शा रहा था। विराट अपने इसी अंदाज में दूसरे आदमी की तरफ देखता है और कहता है, "अ, मैंने उस समय वो ही किया जो जरूरी था, लेकिन घाव का क्या है? समय के साथ मुझे इसकी आदत लग गई है। पहले मुझे इसका दर्द होता था, लेकिन समय ने मुझे इसे सहना और इसके साथ रहना सीखा दिया है।" विराट की यह सब बातें सुन वो दूसरा आदमी कहता है, विराट, मुझे तुम्हारी यह सब बातें पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ रहना पसंद है। वो आगे कहता है, हाँ देखो, सुबह होने वाली है, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। तुम जानते तो हो, हम दोनों के ऊपर करोड़ों की बॉन्टी है, ऐसे में हमें यहाँ खतरा हो सकता है। और उस आदमी की बात सुन विराट कहता, कुछ नहीं, बस दूसरे आदमी के साथ वहां से चले जाता है। कर्स मार्क एक नई सुबह के साथ ग्रुप 9 को एक नया मिशन दे दिया गया था।
इस मिशन में उन्हें एक दूसरे राज्य के जंगल में से एक खास स्पिरिट को लाना था, चाहे वो जिंदा हो जा मरी हुई। टीम 9 इसी मिशन के लिए गई हुई थी। यह मिशन एक ई रैंक मिशन था, इसलिए इसमें सिद्धार्थ साथ नहीं गया था। टीम 9 तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अभिमन्यु कहता है, वैसे हम सब जा कहाँ रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? अभिमन्यु की बात सुन साक्षी कहती है, तुम कभी समय पर आओगे नहीं तो मिशन कैसे पता चलेगा? आज का हमारा मिशन एक ई रैंक मिशन है। इस मिशन में हमें एक खास तरह की स्प्रिट को पकड़ कर लाना है। उस स्प्रिट की बोन से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं, इसलिए टीम 9 को उसे लाने भेजा। साक्षी की बात सुन अभिमन्यु अजीब सा मुंह बनाते कहता है, क्या टीम 9 इतनी बेकार है कि हमें यह बेकार का मिशन मिला? काफी बोरिंग मिशन होने वाला है। अभिमन्यु की बात सुन साक्षी कहती है, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है अभिमन्यु, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। साक्षी को अभिमन्यु से ठीक से बात करता देख आदित्य एक पल के लिए उसे देखता है और फिर दोबारा सामने देखने लगता है। आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। वहीं साक्षी और अभिमन्यु की बात सुन समीर भी कहता है, सही कहा, मैं तो अभी से इस मिशन में बोर हो रहा हूं। अवंतिका भी बीच में कहती है, सही कहा, इस मिशन के बाद मैं तो कुछ दिन कोई मिशन नहीं करना चाहूंगी, बस कुछ दिन आराम करना चाहूंगी। ऐसे ही बातें करते हुए वो सब अनंत कुंज पहुंच गए थे। यही वही राज्य था जिसके जंगल में वो स्प्रिट मिलती थी। ये राज्य भी स्प्रिटलैंड में आता था, इसलिए इसका चीफ भी प्रकाश ही था। वहां पहुंचते ही आदित्य कहता है, लो पहुंच गए हम सब अनंत कुंज। आज रात यहां रुककर कल उस स्प्रिट की तलाश शुरू कर देंगे। ये कहते हुए वो सब शहर से बाहर जंगल के आसपास एक खाली जगह देख वहां आराम करने की सोचते हैं। पांचों जमीन पर लेटे हुए आसमान के तारों को देख रहे। साथ ही वो सब अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल साझा कर रहे हैं। साक्षी आदित्य की तरफ देखते हुए कहती हैं, आदित्य, हम सब ने अपने बारे में कुछ न कुछ बताया, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हारे पास कोई बचपन की बात नहीं है सुनाने के लिए? साक्षी की बात सुन अचानक आदित्य के चेहरे से खुशी गायब हो गई थी। वो वहां से खड़े होता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, जिसका कोई बचपन ही ना रहा हो, उसकी कहानी कैसे होगी? और ये कहकर वो जंगल की तरफ चल पड़े डरेता है। आदित्य को जंगल में जाता देख अभिमन्यु और बाकी सब भी उसके पीछे जाने लगते हैं। अभिमन्यु आदित्य को आवाज लगते हुए कहता है, इतनी रात को जंगल में कहाँ जा रहे हो? लेकिन आदित्य उन सब की बात ना सुन भागते हुए तेजी से जंगल में जाए जा रहा था। तभी वो जंगल के अंदर एक नदी के पास पहुंचता है। नदी को देख वो वहीं रुक जाता है। एक बार वो नदी मैं अपना चेहरा देखता है और अगले ही पल अपने हाथ में पानी ले अपने मुंह को धोने लगता है। आदित्य की आंख से आंसू पानी के साथ बहकर नीचे गिर रहे थे। वो खुद से ही कहता है, काश मैं उस दिन कुछ कर पाता। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसे उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तो अभी कर लो। आवाज सुन आदित्य एकदम खड़े होता है और अपना खंजर निकाल पीछे मुद्दता। आदित्य के पीछे एक आदमी खदकता हुआ था। उस आदमी के लंबे बाल थे जो सामने उसके चेहरे पर आ रहे थे। रात के अंधेरे और चांद की रोशनी में वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। आदित्य उस आदमी को धमकाते हुए कहता है, कौन हो तुम? आदित्य की बात सुन वो आदमी कहता है, तुम आदित्य हो ना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस आदमी की बात सुन आदित्य कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? वो आदमी कुछ कह पाता उससे पहले ही अभिमन्यु और बाकी सब वहां आ गए थे। अभिमन्यु आदित्य को उस आदमी के साथ देखते हुए कहता है, आदित्य, ये आदमी कौन है? लेकिन आदित्य अभिमन्यु की बात का जवाब देने के बजाय उस आदमी से कहता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम पर वार कर दूंगा। आदित्य की बात का जवाब देते हुए वो आदमी कहता है, तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम इतने किस्मत वाले जो हो। होलोग्राफिन्स क्लैन में सिर्फ तुम ही तो जिंदगा बच पाए। बाकी तुम्हारा सारा क्लैन उस आदमी ने खत्म कर दिया। और मैं यह भी जानता हूं कि तुम उस आदमी से बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हारी इस चीज में मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तुम्हारे भाई को हराने में। उस आदमी की बात सुन आदित्य कहता है, अब इतना सब कुछ तुमने मुझे बता दिया है, तो यह भी बता दो कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे? आदित्य की बात सुन वो आदमी कहता है, जी तुम्हारी शक्ति के लिए।
होलोग्राफेंस क्लैन के लोगों की शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। उनके पास ऐसी आंखें होती हैं जो दूसरों को अपने इल्यूजन में फंसा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें मौत के घाट भी उतार सकते हैं। भला कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसी शक्ति हासिल नहीं करना चाहेगा। उस आदमी की बात सुन आदित्य कहता है, मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना बदला खुद ले लूंगा। मुझे इसमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आदित्य की बात सुन वो आदमी अचानक आदित्य के पास आता है और उसकी नेक में लेफ्ट साइड जोर से काटता है और फिर आदित्य से कहता है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। इतना कहते ही वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। उस आदमी के काटते ही आदित्य के नेक और एक निशान आ गया था। वो निशान एक आंख की तरह दिख रहा था। आदित्य के नेक पर वो मार्क आते ही आदित्य को एक दर्द महसूस होती है और वो घुटनों पर आकर जमीन पर बैठ जाता है और अपना सिर जमीन पर लगा जोर से चिल्लाता है, आहा हा 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 हा। अब तक अभिमन्यु और बाकी सब आदित्य के पास पहुंच गए थे। साक्षी आदित्य के पास बैठ उसे संभालते हुए कहती है, आदित्य क्या हुआ? वहीं अभिमन्यु और समीर उस आदमी को यहां वहां ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखता। तो वो दोनों हार मानकर वापस आ जाते हैं। वहीं अवंतिका उस मार्क को देखते हुए कहती है, ये एक कर्स मार्क है। कर्स मार्क। एक नई सुबह के साथ ग्रुप 9 को एक नया मिशन दे दिया गया था। इस मिशन में उन्हें एक दूसरे राज्य के जंगल में से एक खास स्पिरिट को लाना था। चाहे वो जिंदा हो जा मरी हुई, टीम 9 इसी मिशन के लिए गई हुई थी। यह मिशन एक ई रैंक मिशन था, इसीलिए इसमें सिद्धार्थ साथ नहीं गया था। टीम 9 तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अर्जुन कहता है, वैसे हम सब जगह कहाँ रहे हैं? कोई मुझे बताएगा? अर्जुन की बात सुन साक्षी कहती है, तुम कभी समय पर आओगे नहीं तो मिशन कैसे पता चलेगा? आज का हमारा मिशन एक ई रैंक मिशन है। इस मिशन में हमें एक खास तरह की स्पिरिट को पकड़ कर लाना है। उस स्पिरिट की बोन्स से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती है, इसलिए टीम 9 को उसे लाने भेजा। साक्षी की बात सुन अर्जुन अजीब सा मुंह बनाते कहता है, क्या टीम 9 इतनी बेकार है कि हमें यह बेकार का मिशन मिला? काफी बोरिंग मिशन होने वाला है। अर्जुन की बात सुन साक्षी कहती है, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। अर्जुन, लेकिन करना तो पड़ी डीढ़ेगा ही। साक्षी को अर्जुन से ठीक से बात करता देख मोहन एक पल के लिए उसे देखता है और फिर दोबारा सामने देखने लगता है। मोहन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। वहीं साक्षी और अर्जुन की बात सुन समीर भी कहता है, सही कहा, मैं तो अभी से इस मिशन में बोर हो रहा हूं। अवंतिका भी बिच में कहती है, सही कहा, इस मिशन के बाद मैं तो कुछ दिन कोई मिशन नहीं करना चाहूंगी। बस कुछ दिन आराम करना चाहूंगी। ऐसे ही बातें करते हुए वो सब अनंत कुंज पहुंच गए थे। यही वही राज्य था जिसके जंगल माँ वो स्प्रिट मिलती थी। ये राज्य भी स्प्रिटलैंड में आता था, इसलिए इसका चीफ भी प्रकाश ही था। वहां पहुंचते ही मोहन कहता है, लो पहुंच गए हम सब अनंत कुंज। आज रात यहां रुक कर कल उस स्प्रिट की तलाश शुरू कर देंगे। ये कहते हुए वो सब शहर से बाहर जंगल के आसपास एक खाली जगह देख वहां आराम करने की सोचते हैं। पांचों जमीन पर लेटे हुए आसमान के तारों को देख रहे, साथ ही वो सब अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल साझा कर रहे हैं। साक्षी मोहन की तरफ देखते हुए कहती है, मोहन, हम सब ने अपने बारे में कुछ ना कुछ बताया, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हारे पास कोई बचपन की बात नहीं है सुनाने के लिए? साक्षी की बात सुन अचानक मोहन के चेहरे से खुशी गायब हो गई थी। वो वहां से खड़े होता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, जिसका कोई बचपन ही ना रहा हो उसकी कहानी कैसे होगी? और यह कहकर वो जंगल की तरफ चल पड़ डचता है। मोहन को जंगल में जाता देख अर्जुन और बाकी सब भी उसके पीछे जाने लगते हैं। अर्जुन मोहन को आवाज लगते हुए कहता है, इतनी रात को जंगल में कहाँ जा रहे हो? लेकिन मोहन उन सब की बात ना सुन भागते हुए तेजी से जंगल में जाए जा रहा था। तभी वो जंगल के अंदर एक नदी के पास पहुंचता है। नदी को देख वो वहीं रुक जाता है। एक बार वो नदी में अपना चेहरा देखता है और अगले ही पल अपने हाथ में पानी ले अपने मुंह को धोने लगता है। मोहन की आंख से आंसू पानी के साथ बहकर नीचे गिर रहे थे। वो खुद से ही कहता है, काश मैं उस दिन कुछ कर पाता। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसे उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तो अभी कर लो। आवाज सुन मोहन एकदम खड़े होता है और अपना खंजर निकाल पीछे मुड़ जाता है। मोहन के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था।
उस आदमी के लंबे बाल थे जो सामने उसके चेहरे पर आ रहे थे। रात के अंधेरे और चांद की रोशनी माए वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। मोहन उस आदमी को धमकाते हुए कहता है, कौन हो तुम? मोहन की बात सुन वो आदमी कहता है, तुम मोहन हो ना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस आदमी की बात सुन मोहन कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? वो आदमी कुछ कह पाता उससे पहले ही अर्जुन और बाकी सब वहां आ गए थे। अर्जुन मोहन को उस आदमी के साथ देखते हुए कहता है, मोहन, ये आदमी कौन है? लेकिन मोहन अर्जुन की बात का जवाब देने के बजाय उस आदमी से कहता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम पर वार कर दूंगा। मोहन की बात का जवाब देते हुए वो आदमी कहता है, तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम इतने किस्मत वाले जो हो। होलोग्राफिन्स क्लैन माए, सिर्फ तुम ही तो जिंदगा बच पाए। बाकी तुम्हारा सारा क्लैन उस आदमी ने खत्म कर दिया। और मैं यह भी जानता हूं कि तुम उस आदमी से बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हारी इस चीज मैं मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तुम्हारे भाई को हराने में। उस आदमी की बात सुन मोहन कहता है, अब इतना सब कुछ तुमने मुझे बता दिया है तो यह भी बता दो कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे। मोहन की बात सुन वो आदमी कहता है, जी तुम्हारी शक्ति के लिए। होलोग्राफिन्स क्लैन के लोगों की शक्ति काफी ज्यादा होती है। उनके पास ऐसी आंखें होती हैं जो दूसरों को अपने इल्यूजन में फंसा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें मौत के घाट भी उतार सकते हैं। भला कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसी शक्ति हासिल नहीं करना चाहेगा। उस आदमी की बात सुन मोहन कहता है, मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना बदला खुद ले लूंगा, मुझे इसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मोहन की बात सुन वो आदमी अचानक मोहन के पास आता है और उसकी नेक में लेफ्ट साइड जोर से काटता है। और फिर मोहन से कहता है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। इतना कहते ही वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। उस आदमी के काटते ही मोहन के नेक और एक निशान आ गया था। वो निशान एक आंख की तरह दिख रहा था। मोहन के नेक पर वो मार्क आते ही मोहन को एक दर्द महसूस होती है और वो घुटनों पर आकर जमीन पर बैठ जाता है और अपना सिर जमीन पर लगा जोर से चिल्लाता है, आहा। अब तक अर्जुन और बाकी सब मोहन के पास पहुंच गए थे। साक्षी मोहन के पास बैठ उसे संभालते हुए कहती है, मोहन क्या हुआ? वहीं अर्जुन और समीर उस आदमी को यहां वहां ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखता। तो वो दोनों हार मानकर वापस आ जाते हैं। वहीं अवंतिका उस मार्क को देखते हुए कहती है, ये एक कर्स मार्क है। साक्षी को एहसास हुआ अर्जुन की शक्ति का मोहन के नेक पर उस कर्स मार्क को देखते हुए। अर्जुन अवंतिका से कहता है, यह कर्स मार्क क्या होता है? अर्जुन की बात सुन अवंतिका कहती है, कर्स मार्क एक तरह का साइन होता है जो किसी इंसान के बॉडी पार्ट माए बनाया जाता है। और इस मार्क से कई तरह के काम किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी जानकारी नहीं है। बस मैं यही जानती हूँ कि उस इंसान ने मोहन को यह कर्स मार्क किसी बदते मकसद की वजह से दिया है। अवंतिका की बात सुन अर्जुन मोहन की तरफ देखता है, जो कि अब तक बेहोश हो गया था। उसे देखते हुए मन ही मन वो खुद से कहता है, मोहन, उम्मीद है ये कर्स मार्क कोई बुरा इफेक्ट ना दिखाए। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी समीर अर्जुन से कहता है, अर्जुन खड़े मत रहो, मोहन को मेरी पीठ पर ठीक से रख दो, मैं इसे यहाँ से ले जाता हूँ। यहाँ काफी खतरा है। समीर की बात सुन अर्जुन वैसा ही करता है। समीर मोहन को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ पाते उससे पहले ही उनके सामने एक स्प्रिट आ जाती है। उनके सामने की वो स्प्रिट एक पाइथन स्प्रिट थी। उसे देख अवंतिका कहती है, ये तीसरी श्रेणी की स्प्रिट है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब इसका शिकार बन जाएंगे। वो पाइथन स्प्रिट करीब 30 फीट लंबा था। उस स्पिरिट को देखते हुए समीर कहता है, इतने बड़े स्पिरिट के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? समीर की बात सुन अर्जुन आगे आता है और कहता है, तुम सब मोहन को लेकर यहां से जाओ, मैं इस पाइथन को संभालता हूं। अर्जुन की बात सुन अवंतिका कहती है, लेकिन अकेले तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ डा पाओगे। अवंतिका की बात सुन अर्जुन गुस्से में कहता है, वो तो हम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम सब जाओ यहां से जल्दी। इतना कहते ही अर्जुन एक तरफ भागता है और फिर अपने कलाई पर लगे उस वेपन से उस पाइथन पर वार कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। उस स्प्रिट का ध्यान अर्जुन पर देख समीर और बाकी सब मोहन को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं अर्जुन के वार से वो स्प्रिट गुस्से में आ गया था। वो अपने मुंह को खोलता है और उसके मुंह से कई सारी नीडल्स तेजी से अर्जुन की तरफ बरहने लगती है।
अर्जुन ऐसे किसी वार के लिए तैयार नहीं था। वो बचने का कुछ सोच ही रहा था कि तभी कोई इंसान अर्जुन को वहां से धकेलकर एक तरफ ले जाता है। अर्जुन अचानक से हुए इन सब चीजों से हैरान था। वो देखने की कोशिश करता है कि उसे किसने बचाया। तभी उसे अपने से थोड़ी साइड पर साक्षी नजर आती है। साक्षी जमीन पर से खड़े होते हुए कहती है, मैंने टाइम पर बचा लिया, नहीं तो तुमने तो मरने का इरादा बना ही लिया था। साक्षी ने इतना कहा ही था कि तभी अर्जुन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है, साक्षी, तुम्हारे पीछे। अर्जुन की आवाज सुन साक्षी पीछे मुद्दती है। साक्षी के पीछे वो पाइथन था। साक्षी उस पाइथन को देख को रिएक्शन दे पाती उससे पहले ही उस पाइथन ने साक्षी को अपनी पूंछ में लपेट लिया था। साक्षी दर्द में चिल्लाती है, आ हा हा। साक्षी को उस पाइथन की पूंछ माय लिपटा देख अर्जुन खड़े होता है और अगले ही पल कुछ हैंड साइन करता है। और अगले ही पल उसके हाथ में रखा फायरबॉल थी। वो उस पाइथन को फायरबॉल से मारने के लिए हवा में कूदता है, लेकिन तभी वो पाइथन अपने मुंह के वार से अर्जुन को दूर फेंक देता है। अर्जुन जमीन पर जा गिरता है। अगले ही पल वो पाइथन दोबारा अपना मुंह खोल दोबारा अर्जुन पर नीडल्स से वार करता है। अर्जुन जल्दी से खड़े होता है और उन नीडल्स से बचने के लिए एक तरफ कूद जाता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी कई सारी नीडल्स अर्जुन को लग गई थी। हालांकि वो नीडल्स अर्जुन के वाइटल और नर्गन माई नहीं लगी थी। अर्जुन दोबारा जमीन से खड़े होता है और गुस्से में उस स्प्रिट की तरफ बाइचर जाता है। अपने तरफ आते अर्जुन को देख वो स्प्रिट गुस्से में फुरकारती है। अगले ही पल उस स्प्रिट के सिर पे एक काले रंग की शक्ति इकट्ठी होने लगती है। शक्ति इकट्ठी होते ही वो पाइथन अर्जुन पर उससे वार करता है। अर्जुन उससे बचने के लिए हवा में कूदता है और वो शक्ति जमीन से जा टकराती है। तभी वहां एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से अर्जुन पीछे जंगल में जा गिरता है। अर्जुन पर इस वार को देख साक्षी चिल्लाते हुए कहती है, अर्जुन। वहीं साक्षी की आवाज सुन वो पाइथन उसकी तरफ देखता है और अगले ही पल उसे खाने को आगे बढ़ता है। लेकिन वो अभी साक्षी खा पाता उससे पहले ही कई सारी रॉक्स उसके चेहरे पर जा लगती है और इस वार से वो पाइथन साक्षी को छोड़ देता है और दूर जा गिरता है। तभी साक्षी जमीन से उठने की कोशिश करती है, लेकिन घायल होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। वहीं साक्षी अर्जुन की तरफ देखती है, जो कि इस समय एक लाल रंग के ऑरा में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें जो लाल हो चुकी थीं। अर्जुन के इस रूप को देख साक्षी हैरान होते हुए कहती है, यह अर्जुन को क्या हुआ है। अगले ही पल वो पाइथन गुस्से में उठता है और अर्जुन की तरफ बढ़ता है। उसे अपनी तरफ आता देख अर्जुन अनाहत चक्र के फर्स्ट स्टेज का एक साइन बनाता है और अपने दोनों हाथ आगे करता है। तभी वहां एक तेज हुर्रिकेन आता है। उस हुर्रिकेन से वो पाइथन पीछे धकेल लेता है और पेट होकर टकराते और उन्हें तोड़ ढते हुए दूर पीछे जा गिरता है। किसी तरह वो पाइथन खुद को संभालता है, अर्जुन की तरफ देखता है। अर्जुन सामने नहीं था। तभी उसको कुछ एहसास होता है और वो ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर देखते ही उस स्प्रिट की आंखों में खौफ नजर आने लगा था। ऊपर राज एक बहुत बड़ा फायरबॉल लेकर उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अगले ही पल अर्जुन उस फायरबॉल को उस स्प्रिट के सिर पर मारता है। तभी वहां एक जोर का ब्लास्ट होता है और आसपास एक सफेद रोशनी फैल जाती है। अपनी तरफ तेज रोशनी और धूल मिट्टी को आता देख साक्षी अपने आंखों के सामने हाथ रखती है और हैरान होते हुए कहती है, ये सब क्या था। अगले ही पल वो रोशनी हटती है और अब साक्षी को सामने सब नजर आने लगा था। साक्षी देखती है कि जमीन पर वो पाइथन की जली हुई बॉडी पर डटी हुई थी। वहीं उसके बगल मैं अर्जुन खड़ा हुआ था। साक्षी अर्जुन को काफी हैरानी से देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन उस स्प्रिट को देख रहा था कि तभी उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अपना सिर चकराता देख अर्जुन खुद से कहता है, लगता है मैंने अपनी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। और अगले ही पल वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। अर्जुन को गिरता देख साक्षी घबराते हुए कहती है, अर्जुन। और फिर भागते हुए उसकी तरफ जाती है। कौन है इन सब के पीछे। साक्षी भागती हुई अर्जुन के पास पहुंचती है और पाती है कि अर्जुन जमीन पर बेहोश पद्ददा हुआ था। वो अर्जुन के बगल में बैठती है और रोते हुए अर्जुन को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहती है, अर्जुन, उठो। तुम्हें क्या हुआ। तुम आइए से यहां बेहोश नहीं हो सकते।
तभी साक्षी अपने कानों को अर्जुन चेस्ट में लेफ्ट साइड लगती है और अर्जुन की धड़कनें सुनने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, ये किसके बाल है मेरे चेहरे पर? हटाओ इन्हें, ये मेरे मुंह में जा रहे हैं, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। अर्जुन की आवाज सुन साक्षी जल्दी से अपना सिर अर्जुन के चेस्ट से हटाती है और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा हुआ अर्जुन तुम ठीक हो। साक्षी की बात सुन अर्जुन खुश होते हुए कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। और फिर वो एक शक से भरा हुआ चेहरा बनाते हुए कहता है, मतलब तुम भी। लेकिन अभी अर्जुन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही साक्षी अर्जुन सिर पर एक पंच मारते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमारे टीम मेंबर हो बस, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और हाँ, अब अगर तुम अब ठीक हो तो हमें बाकी सबके पास जाना चाहिए। और इतना कहकर साक्षी अर्जुन को खड़े होने में मदद करती है और उसे सहारा देकर जंगल से बाहर मोहन और बाकी सबके पास ले आती है। मोहन को अभी भी होश नहीं आई थी। ये सब देखते हुए अवंतिका कहती है, मोहन को होश नहीं है और अर्जुन भी काफी घायल है, ऐसे में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इस मिशन को यही खत्म करना होगा, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। अवंतिका की बात सुन साक्षी कहती है, हाँ अवंतिका, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम इन्हें छोड़ कर आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें इस मिशन को यही डिसमिस करना होगा। इस पर तुम्हारा क्या कहना है समीर? समीर मोहन को अपने कंधे पर उठाते हुए कहता है, मुझे भी तुम दोनों की बात सही लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। यह कहकर समीर मोहन को लेकर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ साक्षी अर्जुन को दोबारा अपना सहारा दे वापस महेश की तरफ परत जाते हैं। 8 घंटे बाद साक्षी, समीर और अवंतिका एक बड्ढे से रूम में खड़े हुए थे। ध्यान से देखने पर वो कोई ऑफिस लग रहा था। उनके सामने एक टेबल लगा हुआ था और उस टेबल के दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसकी बड्ढी बद्धी मुझे थी। वहीं उस आदमी के आसपास और उन टीम 9 के 3 मेंबर्स के आसपास कई सारे और योद्धा खड़े हुए थे। वो बूढ़ा आदमी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता, तो तुम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाए और साथ ही मैं तुम्हारा कहना है कि मिशन शुरू होने से पहले ही मोहन पर हमला हो गया है और उस हमले में एक अजीब सा आदमी शामिल था और उससे मोहन को एक कर्स मार्क दिया। उस बूढ़े आदमी की बात सुन साक्षी कहती है, जी चीफ, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि महेश का चीफ प्रकाश था। ऐसा ही हुआ था। हाँ, इसी के साथ कर्ज मार्क देने से पहले वो आदमी मोहन की किसी तरह से मदद करने को कह रहा था, लेकिन मोहन ने उसकी मदद को यह कहकर ठुकरा दिया था कि वो अपना बदला अपने दम पर ले लेगा, उसे उस आदमी की मदद की जरूरत नहीं है। तभी अवंतिका बीच में कहती है, साथ में मोहन और वो आदमी किसी होलोग्राफिन्स क्लैन की बात भी कर रहा थे, न जाने उसका उन दोनों से क्या लेना देना था। तभी समीर कहता है, वो आदमी बदले मैं मोहन को उसकी मदद करने को कह रहा था, न जाने उसे मोहन से क्या चाहिए था। उन तीनों की बातें सुन प्रकाश हैरान होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखता है। प्रकाश को खुद को देखते पाकर सिद्धार्थ टीम 9 के तीनों मेंबर्स से कहता है, अब तुम सब यहां से जा सकते हो। इतने लंबे सफर के बाद तुम थक चुके होंगे, तो जाकर थोड़ा आराम कर लो। सिद्धार्थ की बात सुन वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उन तीनों के वहां से जाते ही सिद्धार्थ प्रकाश की तरफ देखते हुए कहता है, चीफ, क्या आपको भी वहीं लग रहा है कि यह सब कुछ होलोग्राफिन्स क्लैन की स्पेशल शक्ति पाने के लिए किया होगा? सिद्धार्थ की बात सुन प्रकाश कहता है, बेशक यह इसी के लिए किया गया होगा। वैसे भी मोहन इकलौता ऐसा है जिसमें उस क्लैन की ताकत है, बाकी सबको तो उनके ही क्लैन के आदमी ने मार दिया था। प्रकाश की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, अगर ऐसा है तो वो कौन हो सकता है जो इस ताकत के पीछे पड़ डेटा होगा? सिद्धार्थ की बात सुन प्रकाश कहता है, मुझे इस पर कुछ पता तो नहीं है, लेकिन हम सबको अब सतर्क होना होगा। हमारे दुश्मन कुछ तो बद्धी चाल कर रहे हैं। इसी के साथ हमें कुछ खबरियों से पता चला है कि 700 साल पहले सील की गई उन मूर्तियों में काफी क्रैक आ चुका है। आने वाले कुछ सालों में वो क्रैक उन मूर्तियों को तोड़ डाच देगा और फिर तुम जानते हो क्या होगा? प्रकाश की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, हाँ मैं जानता हूं, अगर ऐसा हुआ तो वो 7 डार्क वॉरियर दोबारा आजाद हो जाएंगे। लेकिन उनमें से एक मूर्ति तो पहले ही टूट गई है, लेकिन हमें इस बात का अभी कोई सबूत नहीं मिला कि उसमें कोई आजाद हुआ या नहीं।
किसी भी राज्यमय उसके आतंक का कोई पता नहीं चला है। सिद्धार्थ की बात सुन प्रकाश कहता है, क्या पता वो बाकी सबके आजाद होने का इंतजार कर रहा हो। तभी उन दोनों की बातचीत के बीच मैं एक आदमी कहता, चीफ, क्या हम उन मूर्तियों को दोबारा ठीक नहीं कर सकते? उस आदमी की बात सुन प्रकाश कहता है, ऐसा कर पाना नामुमकिन है। उसके लिए हमें महाराज अर्जुन के जितना कोई कुशल योद्धा की जरूरत होगी, जिन्होंने आज से 700 साल पहले अपनी जान गंवाकर उन सातों को मूर्तियों में कैद कर दिया था। आज के समय में कोई भी इंसान हेवन वॉरियर की श्रेणी में नहीं पहुंच सकता। आज से 700 साल पहले महाराज अर्जुन उस श्रेणी में पहुंचे थे। वो सातों डार्क वॉरियर भी इसी श्रेणी के थे। हालांकि महाराज अर्जुन लगभग यूनिवर्स वॉरियर की श्रेणी पाने के काबिल हो चुके थे। लोगों का मानना था कि नियति उन्हें यूनिवर्स वॉरियर बनने का मौका देगी, लेकिन उससे पहले ही डार्क वॉरियर का प्रकोप फैल गया था और उन्हें रोकने के लिए महाराज अर्जुन को आना पड़ डरता। महाराज अर्जुन उस समय अकेले उन सबको मारने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें जब इसका एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी जान के बदले उन मूर्ति में कैद कर दिया। प्रकाश की बात सुन कमते में एक शांति फैल गई थी। तभी सिद्धार्थ दोबारा माहौल से शांति हटाते हुए कहता है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात है, अगर वो डार्क वॉरियर उन मूर्तियों से आजाद हुए तो यह स्पिरिट लैंड और बाकी सभी देश की तबाही तय है। सिद्धार्थ की बातों ने सबके अंदर एक डर बैठा दिया था। तभी प्रकाश को इस चीज का एहसास होता है और वो बात पलटने के लिए कहता है, अभी उन मूर्तियों के टूटने में काफी समय है, शायद तब तक इसे टोकने का कोई रास्ता मिल जाए। तुम सब ज्यादा मत सोचो, अपने अपने मिशन माय लग जाओ। प्रकाश की बात सुन सभी योद्धा वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ भी वहां से जा रहा होता है कि तभी प्रकाश उसे रोकता है और कहता है, सिद्धार्थ, मुझे मोहन वाले हाथ से मां कहीं ना कहीं मुझे उस आक्रांत का हाथ लग रहा है। प्रकाश की यह बात सुन सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बड्डी हो जाती है। तभी प्रकाश आगे कहता है, कोशिश करना कि तुम मोहन को संभाल पाओ, और यह मेरा शक है कि आक्रांत इसमें शामिल है। अभी हम ये यकीन से नहीं कह सकते। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। आखिर तुम हमारे राज्य के सबसे चालाक और समझदार योद्धा हो। अब तुम यहां से जा सकते हो। प्रकाश की बात सुन सिद्धार्थ वहां से चले जाता है। साक्षी मेरे लिए नहीं है। अर्जुन और मोहन दोनों एक ही रूम में हॉस्पिटल के बेड पर आराम कर रहे थे। तभी उस रूम में साक्षी, अवंतिका और समीर आते हैं। उन तीनों को देख अर्जुन उठकर बैठता है, लेकिन तभी अवंतिका उसे रोकते हुए कहती है, अर्जुन, तुम्हें नहीं उठना चाहिए। ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करने से तुम्हारे मसल्स को डैमेज पहुंचा है। तुम्हें आराम कर खुद को हील करना चाहिए। अवंतिका की बात सुन अर्जुन बिस्तर से नीचे उतरता है और अवंतिका की उछलकर दिखाते हुए कहता है, देखो मैं ठीक हूं, मुझे खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अर्जुन को उछलता देख अवंतिका कहती, ज्यादा उछलने से तुम्हारे मसल्स दोबारा डैमेज हो जाएंगे। अवंतिका की बात सुन साक्षी उसे रोकते हुए कहती है, ये ऐसे तो नहीं मानेगा। अगले ही पल साक्षी आगे आती है और अपनी उंगलियों को मोतते हुए खौफनाक चेहरे से अर्जुन को देखते हुए कहती है, तो अर्जुन, तुम बिस्तर पर नहीं लेटने वाले? मतलब तुम्हें मुझे अपने तरीके से ही लेटाना होगा। यह कहकर साक्षी अर्जुन की तरफ आने लगती है। साक्षी को अपनी तरफ गुस्से में आता देख अर्जुन एक डर का घूंट अंदर भरता है और फिर जाकर बेड पर लेटता है। फिर साक्षी की तरफ एक घबराहट भरे चेहरे से देखते हुए एक नकली स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है, देखो साक्षी, मैं लेट चुका हूं, तो तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन की बात सुन साक्षी रुकते हुए कहती है, ये अच्छा किया तुमने। अब जब तक ठीक नहीं होते तब तक हिलना नहीं यहां से। दूसरी तरफ मोहन को भी होश आ गया था। होश आते ही वो सबसे पहले यहां वहां देखता है और खुद को हॉस्पिटल के रूम में आए पाते हुए कहता है, मैं कहां पर हूं? मोहन की आवाज सुन साक्षी मोहन की तरफ देखती है और उसके पास जाते हुए कहती है, मोहन, तुम्हें होश आ गया? तुम्हें पता तुम जब बेहोश हुए थे ना, तो मैं काफी डर गई थी, लेकिन अब तुम्हें होश आ गया, ये सब देख मैं खुश हूं। दूसरी तरफ अर्जुन अपने बिस्तर से साक्षी को मोहन के इतने नजदीक देख रहा था और यह उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन खुद से कहता है, शायद साक्षी मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करती। उसके दिल में तो मोहन है, तो मुझे भी अब साक्षी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए।
अपनी एक और नाकामयाबी को स्वीकार कर आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। वैसे भी यहाँ बचपन से कोई मेरे साथ नहीं था, तो अब भी ना हो तो क्या फर्क पड़ डीडीएचता है। लेकिन अगले ही पल वो अपनी बात को काटते हुए कहता है, ऐसा नहीं था। मैं मानता हूं कि पिताजी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और ना ही महल में ज्यादातर लोग मुझे पसंद करते थे, लेकिन फिर भी वो सब मेरे पास तो थे। मैं उन्हें देख तो सकता था, उन्हें महसूस तो कर सकता था। और अब जब मोहन, समीर, साक्षी, अवंतिका इन सब के साथ दोस्ती का रिश्ता बन चुका है, तो मैं उस मैं ही खुश हूं। मैं इन सब को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहूंगा, फिर चाहे मुझे अपने बचपन के प्यार साक्षी को किसी और के साथ रहता ही क्यों ना देखना पड़। मैं उसकी पसंद को नहीं बदल सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहता। आखिरकार हम दोबारा दोस्त तो बन गए। ये सब सोचते हुए अर्जुन उन सब की तरफ देखता है जो कि काफी खुश नजर आ रहे थे, और फिर एक बार मोहन की तरफ देखता है जो उसी की तरह एक सोच में खोया हुआ था। ये सब देखते हुए अर्जुन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वो मन ही मन खुद से कहता है, तो ये है मेरा नया परिवार। टीम तभी उस रूम में सिद्धार्थ आता है, और आते ही उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, गाइस, तुम सबके लिए एक नया मिशन है। सिद्धार्थ की यह बात सुन सब एक साथ हैरानी में कहते हैं, क्या? तभी अगले ही पल सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, कैसा लगा मेरा मजाक? सिद्धार्थ की बात सुन वो सब गुस्से में मुंह बनाते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी अर्जुन सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर, आपने अपना यह चेहरा पूरी तरह से ढक क्यों रखा है? मतलब आपकी आंखों और बालों के अलावा आपका चेहरा नजर ही नहीं आता, ऐसा क्यों? अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, इसका कोई कारण नहीं है, बस बचपन से इसे पहनता आ रहा हूं, तो अब आदत बन गई है, ज्यादा कुछ नहीं। और फिर वो मोहन और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, अब कैसे हो तुम दोनों? सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन कहता है, मैं तो ठीक हूं, लेकिन मोहन का पता नहीं। उसका वो कर्स मार्क अर्जुन भी नजर आ रहा है। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? अर्जुन की बात सुन मोहन अपने नेक पर बने उस कर्स मार्क पर हाथ फेरता है। वहीं सिद्धार्थ अर्जुन की बात सुन कहता है, अभी तो मुझे इस कर्स मार्क के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द हमारे यहाँ के योद्धा इसका पता लगा लेंगे, और तुम दोनों जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने तुम सबका नाम आने वाले सपाटन एग्जाम में दे दिया है। सिद्धार्थ की बात सुन अवंतिका कहती है, सपाटन एग्जाम? आपको नहीं लगता कि हम अभी उसके लिए काफी छोटे हैं? हमें साइकिन बने बस बस 1 महीना ही हुआ है, ऐसे में हम उसके काबिल कैसे होंगे? यहाँ तक मुझे पता है, सपाटन एग्जाम तो उनके लिए भी मुश्किल होता है जिन्हें साइकिन बने 2 साल हो चुके होते हैं, तो हम लोग कैसे इसे देंगे? अवंतिका की बात सुन सिद्धार्थ कहता, मैं तुम सब की बात समझ रहा हूँ, लेकिन सपाटन एग्जाम सबसे पहले अभी ही होता है, और अगला एग्जाम आज से 4-6 महीने बाद होगा। ऐसे में इतना इंतजार करने से अच्छा है कि कोशिश कर ली जाए। और मैं सच बताऊं, मैंने ऐसे ही तुम्हारा नाम इस एग्जाम में नहीं दिया। तुम इस काबिल थे, इसलिए तुम सबका नाम दिया है। वैसे भी साइकिन बने 20 ग्रुप में से बस 3 ही ग्रुप इसके लिए चुने गए हैं, और वो ग्रुप है 8, 9, 20। सिद्धार्थ की बात सुन समीर कहता है, क्या इस एग्जाम भी साइकिन के एग्जाम की तरह ही होगा? समीर की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये एग्जाम उससे अलग होगा। इसमें और भी विद्यालय के विद्यार्थी आएंगे, और यहाँ तक कि हमारे पडी डीडी हौसी राज्य और देश, जैसे कि लैंड ऑनएफ डेजर्ट, जो हमारे देश स्पिरिट लैंड के पास ही में आते हैं, वहां के लोग भी आएंगे। सिद्धार्थ की बात सुन समीर डर का एक घुंड भरते हुए कहता है, फिर तो ये एग्जाम काफी मुश्किल होने वाला है, इसमें हमारे पास होने के कोई चांस ही नहीं है। समीर की बैट सुन सिद्धार्थ कहता है, देखो, मैं तुम सब पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। मैंने तुम्हें सिर्फ नाम इस एग्जाम के लिए दे दिया है, और ये रहे तुम्हारे एडमिट कार्ड। सिद्धार्थ अपना हाथ आगे करता है। उसके हाथ में 5 कार्ड थे। अगर तुम एग्जाम देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ डालना भी तुम पर ही है। वो उन एडमिट कार्ड को वही साइड पर एक टेबल पर रखता है, और फिर वहां से जाते हुए कहता है, मुझे चीफ ने कुछ मिशन पूरे करने को कहा था, तो मैं चलता हूं। यह कहकर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। रहस्यमयी आदमी सिद्धार्थ हॉस्पिटल से बाहर चले जाता है। वो एक रास्ते से आगे बाहर आच रहा था कि तभी उसे वही आदमी दोबारा दिखता है जो कुछ दिन पहले दिखा।
वो आदमी सिद्धार्थ को देखते हुए कहता है, सब कैसा रहा? उस आदमी की बात सुन सिद्धार्थ कुछ देर पहले के ख्यालों में चला गया था। सिद्धार्थ चीफ के ऑफिस से बाहर चल दिया था। वो एक तरफ जाते हुए खुद से कहता है, यह आखिर महेश मैं हो क्या रहा है? महेश पर दोबारा से दुश्मनों का काला साया मंडराने लगा है, और इसी के साथ मोहन को उस कर्स मार्क का मिलना। ऐसे में मुझे उसे इन सब से बचाना होगा। पर कैसे? सिद्धार्थ यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे उस आदमी की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ सिद्धार्थ? यह आवाज सुन सिद्धार्थ सामने देखता है। उसके ठीक सामने वही आदमी खड़े डाला था जो अक्सर अविनेश और सिद्धार्थ से मिलता रहता है। उस आदमी को देखते हुए सिद्धार्थ कहता है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। मैं जानता हूं कि आपको हर चीज की खबर होती है, और अगर आप यहां आए हैं तो आपके पास मेरी परेशानी का हल भी जरूर होगा। सिद्धार्थ की बात सुन वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुम समझदार हो इसलिए तुम्हें महेश का सबसे समझदार और चालाक योद्धा कहा जाता है। हाँ, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। तुम चाहते हो कि मोहन के कर्ज मार्ग से कोई परेशानी न खड़ी हो, कम से कम तब तक जब तक उस कर्ज मार्ग के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसके लिए तुम एक बहुत आसान सा काम कर सकते हो। तुम टीम 9 का नाम सपाटन एग्जाम के लिए दे दो। उस आदमी की बात सुन सिद्धार्थ चौंकते हुए कहता है, लेकिन अभी उन्हें साइकिन बने हुए महीना ही हुआ है। ऐसे में वो इस एग्जाम के लिए तैयार होंगे? सिद्धार्थ की बात सुन वो आदमी कहता है, यह सब मैं नहीं जानता, वो तुम्हारे स्टूडेंट हैं, तुम जानो। हाँ, लेकिन मैं यह सब मोहन के लिए नहीं कह रहा, मुझे अर्जुन की भी फिक्र है। अर्जुन का अभी किसी मिशन में जाना सही नहीं है। उस आदमी की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, यह सब आप उस पेंडेंट की वजह से कह रहे हो जो उसके गले में है। लेकिन उस पेंडेंट में ऐसा क्या है जो आप उसकी और अर्जुन की इतनी फिक्र कर रहे हैं? सिद्धार्थ की बात सुन वो आदमी कहता है, वो पेंडेंट कोई आम पेंडेंट नहीं है। वो महाराज अर्जुन का वो शक्तिशाली पेंडेंट है जिसमें उनके मरते ही सारी शक्ति समा गई थी, और उस दिन के बाद यह पेंडेंट राजमहल में पड्डा हुआ था। इस पेंडेंट को कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला सकता था, क्योंकि यह पेंडेंट खुद उस शक्ति के हकदार को चुनता है जो उसके काबिल होता है। तुम जानते हो सिद्धार्थ, इस पेंडेंट की शक्ति इतनी ज्यादा है कि इसके एक बार जरा सा इस्तेमाल करने से किसी की मौत हो सकती है। लेकिन अर्जुन ने इसकी शक्ति का 2 बार इस्तेमाल किया है, और वो अर्जुन भी तुम्हारे सामने ही है। इस बात से तुम समझ जाओ, अर्जुन को यह पेंडेंट किसी खास मकसद से मिला है। भले ही अर्जुन अब भी इसका इस्तेमाल करना नहीं सीख पाया है, और ना ही वो इस लायक है कि इसकी शक्ति पूरी तरह संभाल सके, लेकिन एक दिन वो इसे संभालने में कामयाब होगा। तुमने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा था कि मैं अर्जुन पर इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं। बस इतना समझ लो, अर्जुन में वो क्षमता है कि महाराज अर्जुन के बाद वो हेवन वॉरियर बन सके, या फिर उससे ऊपर जा सके। ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं, इसलिए जांचने परखने के बाद ही सब कह रहा हूं। उस आदमी की पूरी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ कहता है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप अर्जुन की रक्षा क्यों कर रहे हैं? सिद्धार्थ की बात सुन वो आदमी कहता है, तो जानते हो कि उन डार्क वॉरियर मय से एक आजाद है। अभी वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे काफी पता करने पर पता चला कि वो अर्जुन के पेंडेंट की तलाश मय है। डार्क वॉरियर के पास वो शक्ति है जो अर्जुन के पेंडेंट की शक्ति को अपने हिसाब से चला सकते हैं। यहां तक कि उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिससे भारी तबाही कर सकते हैं। इसलिए मैं अर्जुन के स्ट्रांग बनने तक चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा महेश मैं रहे, और इस पेंडेंट की शक्ति का इस्तेमाल ना करे। अपनी बात खत्म कर वो आदमी वहां से चला गया था। तभी सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आता है। अपने सामने उस आदमी को देखते हुए वो कहता है, मैंने उन सबको स्पार्टन एग्जाम के बारे में बता दिया और कोशिश की वो इस एग्जाम में आ जाए। बाकी सब अब उन पर है। सिद्धार्थ की बात सुन वो आदमी हाँ में सिर हिलाता है, और फिर वहां से जाते हुए कहता है, अर्जुन के पेंडेंट की बात किसी को पता ना चले। उसकी बात सुन सिद्धार्थ अपना सिर हाँ में हिला देता है। दूसरी तरफ टीम 9 हॉस्पिटल के रूम में ही थी। साक्षी बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहती है, तो तुम सबका इस पर क्या कहना है? क्या हमें यह सपाटन का एग्जाम देना चाहिए? साक्षी की बात सुन अर्जुन जोश में कहता है,
ज़रूर देना चाहिए, इतनी जल्दी स्पार्टन बन जाएंगे तो कितना बढ़िया होगा। अर्जुन की बात सुन साक्षी गुस्से में कहती है, तुमसे किसने पूछा? तुम तो बस हर जोखिम भरे काम करने को तैयार रहते हो, वो भी बिना उसके रिजल्ट के बारे में सोचे। साक्षी की बात सुन समीर कहता है, अर्जुन सही कह रहा है, हमें ट्रॉय तो करना ही चाहिए। आखिर मास्टर सिद्धार्थ को हमसे उम्मीद है तो हमें उनकी उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। समीर की बात से राजी होते हुए अवंतिका कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी साक्षी कहती है, लेकिन। तभी मोहन बीच में कहता है, मुझे भी अर्जुन की बात सही लग रही है, हमें ये एग्जाम देना चाहिए। मोहन को अपनी बात पर राजी देख अर्जुन हैरानी से उसे देख रहा था। वो मन ही मन खुद से कहता है, मोहन ने मेरी बात पर सहमति जताई, यह तो अजीब है। लेकिन तभी साक्षी कहती है, अगर तुम सब तैयार हो तो मैं भी इस एग्जाम में हिस्सा जरूर लूंगी। साक्षी की बात सुन अवंतिका कहती है, तो ठीक है, टीम 9 ने डिसाइड कर लिया कि वो इस एग्जाम में हिस्सा लेगी। और फिर साक्षी अर्जुन और मोहन की तरफ देखते हुए कहती हैं, हम दोनों चलते हैं, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर एग्जाम के लिए ट्रेनिंग भी करनी है। साक्षी की बात सुन अर्जुन कहता है, मैं तो ठीक ही हूं, आज ही ट्रेनिंग कर सकता हूं। अर्जुन की बात सुन साक्षी दोबारा गुस्से में कहती है, शांति से यही लेटे रहना वरना। साक्षी का गुस्सा देखते हुए अर्जुन घबराते हुए कहता है, अब मैं तो यहां से तभी हिलूंगा जब तुम कहोगी। अर्जुन की बात सुन साक्षी नॉर्मल होते हुए कहता है, यही अच्छा होगा। और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अर्जुन खुद से कहता है, ये सब मानते क्यों नहीं, मैं हील हो चुका हूं। न जाने क्यों, लेकिन मेरी बॉडी काफी जल्दी हील जो जाती है। ऐसा लगता है कोई ताकत उन्हें हील कर रही हो। और इसी के साथ अर्जुन कुछ ख्यालों में खो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी